उत्तर पूर्वी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया। 2002 में परिसीमन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इस लोकसभा क्षेत्र में यूपी और बिहार के प्रवासियों का वर्चस्व है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की कुल आबादी 27 लाख से ज्यादा है। यहाँ 99% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 1% ग्रामीण आबादी है। अनुसूचित जाति करीब 17% है। 75% हिंदू और 25% के करीब मुस्लिम आबादी है। ईसाई करीब 5% के आसपास है। यहाँ मतदाताओं की संख्या करीब 17 लाख है। 2019 में 63.86 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया था। दिल्ली भारत की राजधानी है और केंद्र सरकार की तीनों शाखाएं राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट भी यही हैं। दिल्ली के बसने का जिक्र 1400 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत काल में मिलता है। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाने वाली दिल्ली महाभारत काल में पांडवों का राज्य हुआ करती थी। पुरानी दिल्ली मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत के कई साम्राज्यों का राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र रही है। खास तौर पर 1649 से 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का कब्जा रहा। दिल्ली का इतिहास विविध संस्कृति और वास्तुशिल्प से समृद्ध रहा है। कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, लोटस टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, शांति स्तूप, 11 मूर्ति, लाल किला, जामा मस्जिद और अग्रसेन की बावरी यहाँ के कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल माने जाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने 7,87,799 वोटों से भारी मतों से जीत हासिल की थी। उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित को 3,66,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस लोकसभा सीट से इस बार भी बीजेपी ने मनोज तिवारी को ही उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। दिल्ली में सियासी मौसम गरमाया हुआ है और ऐसे में उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है बिहारी वर्सेस बिहारी के बीच में। जी हाँ, उत्तर पूर्वी से 10 साल से सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी और 2 बार के सांसद वो रह चुके हैं। वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प है जो सामने चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि सामने इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने दूसरा बिहारी मनोज तिवारी के सामने उतार दिया है, जिसका नाम है कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार एक ऐसा नाम है जिसका नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहता है और सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो ये सीट है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प बन गई है जब से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। भोजपुरी अभिनेता और गायक से नेता बने मनोज तिवारी बीजेपी के सदस्य और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। 1 फरवरी 1971 को जन्मे मनोज तिवारी चंद्रदेव तिवारी और ललिता देवी की 6 संतानों में से एक हैं। मूल रूप से वो बिहार के कैमूर जिले के अतरवलिया गांव के रहने वाले हैं। मनोज तिवारी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MPAD की पढ़ाई की है। तिवारी 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ा और आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को 1,44,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। 2016 में बीजेपी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। तिवारी ने 2017 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी को रिकॉर्ड जीत दिलवाई थी। मनोज तिवारी की जनसभाओं और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ रही है। मनोज तिवारी भी लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर खुली कार से चुनाव प्रचार किया, जनता से बात की, उनकी परेशानियां सुनी और उनका मन टटोलने की कोशिश भी की। दिल्ली का मौसम जिस तरीके से गरमाया हुआ है, वैसे ही दिल्ली की सियासत भी गरमा चुकी है, क्योंकि चुनाव सर पर है। और फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद हैं, जिसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिहारी वर्सेस बिहारी यानी कि मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हो चुका है। फिलहाल अपनी चुनावी यात्रा से हमें सीधा मनोज तिवारी जी मिल गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन इलेक्शंस के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या बड़ी चीजें लेकर मैदान में उतर रहे हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, सर चुनावी यात्रा आप लगातार कर रहे हैं। नॉमिनेशन रोड शो के बाद से ही आपकी चुनावी यात्रा या पदयात्रा नहीं रुकी है। माहौल क्या देखने को मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त है, लोगों का बहुत प्रेम है। लोग इस कल्पना से भी दूर रहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई और प्रधानमंत्री। ये कल्पना भी लोगों के मन में अब नहीं आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस देश के बार-बार वो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हैं। और ये छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि वो सोच भी है, वो एग्जीक्यूशन भी है। फिर मैं ये जो लोग दोपहर में भी सड़कों पे खड़े हैं लोग, महिलाएं पैदल चल रही हैं, बच्चे चल रहे हैं, घरों पे लोग खड़े होकर के फूल बरसा रहे हैं। खत्म हो जाता है तो भी कहते हैं थोड़ा दूर और चल लो, हम कह रहे अब जाने दो भैया। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है इस देश की कृतज्ञता का, इस देश के राष्ट्रभाव का, और उसमें सब कुछ नरेंद्र मोदी जी में गजब का विश्वास लोगों का हो गया है। सर आपके ऑपोजिट कन्हैया कुमार खड़े हैं इंडी अलायंस से, कांग्रेस पार्टी से। तो क्या आप इस मुकाबले को टक्कर का मुकाबला समझते हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं कि 10 साल आप रहे सत्ता में और एक बार फिर से आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप ही आ रहे हैं? पर जो भी प्रत्याशी हो, वो आपस में टक्कर कर रहे हैं। आपस में कोई अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है तो कोई छोड़ रहा है, कोई जा रहा है। वो लोग थोड़ी यहाँ पे टक्कर में हैं। और वो टक्कर में उन किसी को आप बता दीजिए, हम तो अपने मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं। आप तो मान लीजिए आप लोग कोई ना कोई तो ये नैरेटिव बना रहा होगा कि बिहारी वर्सेस बिहारी, तो बिहारी उनको अपना बिहारी मानता है। बिहारी कभी देश तोड़ने की बात नहीं कर सकता। बिहारी कभी अम, सेना को गाली नहीं दे सकता। बिहार का हर नौजवान सुबह-सुबह उठता है और दौड़ता है कि हमें फौज में भर्ती होना है, और वो फौज को ही गाली देते हैं। तो ये लड़ाई जो है ना, ये नरेंद्र मोदी जी के, और मैं भी अपने क्षेत्र में अपने पिछले रिकॉर्ड को अच्छा करने के लिए, मैंने 10 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं वोट दिया हो तो, ना दिया हो तो, वो अगर हमसे एक बार भी मिला हो या आवाज़ दिया हो तो रुक करके उनके साथ बैठे हैं। और उसका ये, अब जो जिसका नॉमिनेशन रैली ही कैंसिल हो जाए, जा करके चुपके से नॉमिनेशन करना पड़े, वो कोई टक्कर वक्कर की बात सोचने की भी नहीं है। हाँ, चुनाव है, जो है तो है। कन्हैया कुमार ने एक लाइव वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है क्योंकि 25 साल से दिल्ली में सत्ता में नहीं आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी दादागिरी कर रही है और अपनी मनमानी कर रही है। 25 साल से नहीं आई है तो जो सत्ता में है उसको दिल्ली का, तो वो, ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने याद दिला दी कि 25 साल से बीजेपी सत्ता में दिल्ली की है ही नहीं। या तो कांग्रेस थी या तो आम आदमी पार्टी थी, और दोनों के मिल के कैंडिडेट हैं वो लोग। तो वो बताएं कि एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। आप उनका परिचय क्या है? वाई कन्हैया कुमार इज नोन फॉर व्हाट? जिसके लिए जाने जाते हैं तो आपके दिमाग में नारा गूंजने लगेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये सब जो नारा लगाते हैं वही वही आता है, उसके अलावा तो कोई हमको तो परिचय नहीं है। उनके ऊपर कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बहुत सारे केसेस हैं। ये सब है, भारत की सेना को गाली देने के केसेस है, उन्होंने लिखा भी है। तो ऐसे व्यक्ति की तो मुझे लगता है ना कि वो कहीं अगर पहुंच जा रहे हैं तो उसी पार्टी में विखंडन हो जा रहा है। तो
तो सर इंडी अलायंस को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है। जिस तरीके से कल आपने भी सुना होगा मणिशंकर अय्यर ने भारत और पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बातें कह दी हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज़्ज़त करनी चाहिए और कोई भी वहाँ पर बम फोड़ सकता है, एक एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास भी है। तो ऐसी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब इसी से अंदाजा लगाएं आप कि कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम से भारत को डरा रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस भारत की राजनीतिक पार्टी है कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी है। मैं समझता हूं ना, देखिए, वैसे तो हमारा मन अपने चुनाव में समय कम है, हम लोग हर तरह से उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस अपनी असफलता से, लोगों ने जो उसको नजरों से गिरा दिया, उससे इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ गई है कि देश को धमका रही है, देश विरोधी बातें कर रही है, और देश के लोग इसका जवाब देंगे। तो जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा जो पुंछ पर अटैक हुआ उन्होंने इसे इलेक्शन स्टंट बता दिया, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कि इलेक्शंस चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये इलेक्शन स्टंट है पुंछ पर जो अटैक हुआ? भाई किसी भी समय अटैक हो, सिंपल सा थ्योरी है मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का सेना को, कि अगर एक गोली आता है तो तुम 10 गोले दाग दो। एक कोई आतंकी घटना करने की कोशिश की तो घर में घुस करके भी आतंकवादियों को सजा देना हो तो दे के आओ। अब घटना कभी भी कुछ होगी तो हम चुनाव समझ के उसको ये तो नहीं कर सकते कि चुनाव है जे जाने तो इनको, ये जा रहे हैं कांग्रेस की हेल्प करने, ऐसे थोड़ी हम कहेंगे। तो सर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी बयानबाजी कर रही है तो इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय से लोग रहते हैं। तो सैम पित्रोदा का एक कमेंट आया जिसके बाद सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा गई थी। आपकी पार्टी ने भी बहुत सा अटैक सैम पित्रोदा के कमेंट पर किया, जिस पर उन्होंने कहा कि पूर्वी के लोग चीनी दिखते हैं, पश्चिमी के लोग अरबी दिखते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं आप इस कमेंट को सैम पित्रोदा के? ये कांग्रेस की मूल सोच है। कांग्रेस इसी यही तो भेदभाव करने के लिए जानी जाती है। अपने ही देश के लोगों को गाली देगी, कभी जात के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे अटैक करवाएगी। अब ये बयान आप सोच लीजिए, हम सैम पित्रोदा तो थिंक टैंक हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी के गुरु जी हैं, तो अगर उनका ये बयान है तो आप स्वयं विचार करें कि आज किस तरफ जा रही है कांग्रेस की सोच। जी। और ये लोग कहते हैं ना कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं कांग्रेस में जो लोगों को गालियां देते हैं, और इस गाली को भी देश और देश का लोग याद रखेगा। जी सर, कल हम सभी ने देखा दिल्ली में जो हुआ, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, बेल मिल गई है उन्हें। हालाँकि 1 जून तक इंतरिम ज़मानत दी गई है, लेकिन आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जेल से गैंग चलती है और आपने गैंगस्टर भी कहा है इस पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब फिलहाल वो चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आ गए हैं। तो क्या एक खतरे की घंटी सुनाई दे रही है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से? बड़ा अच्छा हुआ कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन की 50,000 के निजी मुचलके पे, उसमें भी डर लग रहा है कहीं भाग न जाएंगे, 50,000 के बॉन्ड पे वो सशर्त बेल आया है उनका। और मैं कल सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कालिख पोत के भेजा है अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच, जाओ अपना चेहरा दिखाओ, आपको बेल नहीं मिल सकती, आपको प्रचार करना है, जाओ दिखाओ, बताओ कि आप कितने भ्रष्टाचारी हो, जाके बताओ कि आपको फिर ये जो मैं आया हूँ ना, फिर हमको 2 जून को तिहाड़ में खुद जाके घुस जाना है। कहाँ पहुंच गए अरविंद केजरीवाल ने, न जाने कितने राष्ट्रवादियों को जो आम आदमी पार्टी के तरफ झुके थे
उनका अपमान किया है। और मैं तो चाह रहा हूँ, आओ भैया बताओ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं है। आप सचिवालय नहीं जा सकते। आप जो अधिकारी केस की जांच कर रहे हैं उन अधिकारियों से फोन पे बात नहीं कर सकते। इतना बेशर्मी के बाद भी कोई कह रहा है कि हम जाएंगे, देखता हूं कहां जाते और क्या कहते हैं। देखिए, ये जो ऑर्डर आया ना, इसने सिद्ध कर दिया कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, क्योंकि अभी तो इनके ऊपर आतंकवादियों से पैसे लेने का भी केस चल रहा है। जो आतंकवादी देश को तोड़ना चाहते हैं, उनसे ये पैसे लिए कि हम आपको देश तोड़ने में मदद करेंगे, अब हमें दे दो। 134 करोड़ रुपया पुन्नू नाम का आतंकवादी जो कनाडा में बैठा है। तो इस फैसले ने कि आपको बेल नहीं मिल सकती, चलो आपको जैसे पैरोल होती है ना, इट इज काइंड ऑफ पैरोल, कि जाओ भैया अब बोल के आओ। लेकिन जब जाएंगे तो लोग पूछेंगे, भैया इतना कहते थे कि मैं सच्चा हूं, और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है। कोर्ट इनको 15 दिन पे 20 दिन के लिए अजीब स्थिति में भेजी है। उसको हम कह रहे हैं कि उसने, जैसे होता है ना, चेहरे पे भ्रष्टाचार की कालिख लगा के सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, जाओ अपनी जनता को दिखाओ। और मैं हैरान हूं। स्थानीय लोगों ने भी मनोज तिवारी का दिल से स्वागत किया, उन्हें तिलक लगाया और समर्थन का भरोसा भी दिया। मौजूद है गोकुलपुरी में, और यहाँ पर मनोज तिवारी के साथ हम मौजूद है जो अपना चुनावी यात्रा आज कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। भीड़ देखकर क्या माहौल है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्या कहेंगे, क्या खुशी है, आंसू है, क्या कुछ माहौल? बहुत उत्सव जैसा माहौल है। लोग बहुत प्यार बरसा रहे हैं। देखिए, ये हमारा गली का रोड शो है, गली का पदयात्रा है। हमको बस गाड़ी पे बैठा देते हैं क्योंकि हम लोगों को दिखते रहे, नहीं तो हमारी ये पदयात्रा है। पदयात्रा में अगर 500 से ज्यादा लोग साथ चल रहे हो, नमस्ते, तो ये बहुत अद्भुत बात है। भैया नमस्कार। सर, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि जो जन समर्थन है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है, चाहे वो आपके नॉमिनेशन रोड शो की बात करें, हजारों में लोग मौजूद थे, क्या बदलाव? बहुत अच्छा है। मनोज तिवारी पिछले 10 साल से उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं, इसलिए भी लोगों का उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव रहता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी की चुनावी यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं, और आज आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ हमारे साथ जुटी हुई है। बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं उत्तर पूर्वी के, और मनोज तिवारी को लेकर क्या यहाँ पर लोगों का कहना है, या फिर जो ऑपोजिट कैंडिडेट खड़ा है कन्हैया कुमार को लेकर क्या सोचते हैं। सर, आज मनोज तिवारी चुनावी यात्रा कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे, या फिर अगर आप चुनते हैं, जिसको भी उम्मीदवार चुनते हैं, उनके ऑपोजिट में कन्हैया कुमार खड़े हैं? तो कन्हैया कुमार जी का एक तो पीछे से देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ, तो इसलिए उनको वोट तो देंगे नहीं हम। सही बताऊं, अगर जयप्रकाश गोयल अग्रवाल जी होते तो शायद सोचते भी, मगर इन्होंने गलत कैंडिडेट खड़ा करा है, इसके लिए तो हम उन्हें देंगे नहीं, समझे। मगर जहाँ तक मनोज तिवारी जी का बात है, उन्होंने कई काम कराए बड़े बड़े। हमारे अब फ्लाईओवर आगे भी बन रहा है, जो नंदनगरी से आगे वो चालू है, और आपका जो है सिग्नेचर ब्रिज जो है नहीं है, वो उन्हीं की देन है, तो इसलिए मनोज तिवारी को ही देंगे हम वोट। तो देखिए, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, 10 साल मनोज तिवारी यहाँ पर सांसद रहे हैं, क्या लगता है 10 साल में उत्तर पूर्वी की जो छवि है वो कितनी बदली है या नहीं बदली है, क्या लगता है? पहले से काफ़ी छवि बदली है, जैसे कि हमारे मीतनगर में अपना रेलवे स्टेशन उन्होंने बनवाया, और ये फ्लाईओवर्स रोड्स बने हैं, और जो कैंडिडेट इन्होंने खड़ा करा कन्हैया लाल, ये पहले से ही देशद्रोही है। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह का बोला था। तो ऐसे देशद्रोही को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए, और मेरा वोट पूरा बीजेपी की तरफ जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं चाहता हूं कि वोट कोई भी ना दे, क्योंकि जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता है तो वो देश का विकास कैसे कर पाएगा। सर, आपसे भी पूछूंगी मैं, क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लग रहा है इन चुनावों में? राष्ट्रवाद मुद्दा है या फिर दिल्ली का मुद्दा है, क्या मुद्दे लग रहे हैं? देखो, ये जो भी विकास होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मीतनगर स्टेशन बनवाया है इन्होंने, और बाकी और काम चले, डेवलपमेंट जो भी हो रहा है सही हो रहा है। बाकी लोगों की ये है
कहते कुछ है और करते कुछ है, पर कुल मिलाकर मनोज तिवारी जी ने जो यहाँ इस अशोक मीतनगर क्षेत्र के अंदर कराया है वो बहुत सही चल रहा है। आगे का पता नहीं इसके बारे में। तो मीतनगर में विकास हो रहा है यहाँ से आप हाँ जी, मीतनगर में हो रहा है जी, स्टेशन बन गया और काम चल रहे हैं और लोगों की जो सुविधाएं हैं वो हो रही हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे गलियां देख रहे थे, बहुत टूटी फूटी गलियां भी हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये डेवलपमेंट में आना चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए? पर ये तो एमसीडी के अंदर में आता है ना, ये तो एमसीडी में क्या केजरीवाल है। आपको क्या लग रहा है, चुनावी यात्रा कर रहे हैं मनोज तिवारी, भारी जनसंख्या को तो देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपोजिट में कन्हैया कुमार भी खड़े हैं, तो क्या टक्कर का मुकाबला होने वाला है? टक्कर का मुकाबला है, पर तिवारी जी जीतेंगे। 110% तिवारी जीतेंगे। कन्हैया कुमार से क्या समस्याएं हैं, क्या सोच है कन्हैया कुमार को? कोई जानता ही नहीं है इतना, जितना मनोज तिवारी को जानते थे कन्हैया को तो पहली बार, हम तो पहली बार सुन रहे हैं आज कन्हैया लाल जी के, मोदी जी को जानते। जी, क्या कह रहे हैं सर आप, राष्ट्रवाद मुद्दा है इस बार या फिर मीतनगर का मुद्दा लेके वोट करने जाएंगे या दिल्ली का मुद्दा? मोदी जी का ही मतलब मुद्दा है, सब मोदी जी के नाम पे वोट जा रही है, चाहे तिवारी जी खड़े हो चाहे कोई खड़ा हो, लेकिन वोट मोदी जी के नाम पे जाएगी सब बीजेपी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, चुनावी यात्रा चल रही है, 10 साल से यहाँ से सांसद है मनोज तिवारी, कितने खुश हैं, कितनी उम्मीदें हैं, क्या सोच है यहाँ को लेकर? नई उम्मीद है, कुछ करेंगे तो नई उम्मीद है, पुरानी उम्मीद तो खत्म होगी, नई उम्मीद है। क्या उम्मीदें हैं, वो डेवलपमेंट को लेकर है, क्या उम्मीदें रखते हैं? है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। बात लोग तिवारी को वोट ना देंगे तो मोदी के नाम पर वोट देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी के सामने थोड़ी चुनौतियां भी हैं। दिल्ली की दूसरी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर पिछले 2 बार के सांसद मनोज तिवारी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार इस सीट से जीतते हैं तो ये उनकी बड़ी व्यक्तिगत जीत भी साबित होगी।